मेरा नाम सरिता है। मैं बहुत पढ़ी लिखी शहर की रहने वाली हूँ। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग दो बहनें और एक भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। दीदी और भाई की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब शादी का मेरा नंबर है। तो पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लगे हुए थे। तभी मेरे मामा जी एक दिन मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। लड़का भी काफी पढ़ा लिखा था। उसकी फैमिली भी मेरी ही तरह थी। बस फर्क इतना था कि वो अपने घर का सबसे बड़ा और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी, जो अब उस घर की बड़ी बहू बनने वाली थी। पापा को ये रिश्ता मंजूर था, मगर मुझे बस एक ही बात सताए जा रही थी कि लड़का बाहर सऊदी में जॉब करता था। पता नहीं वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा या फिर यही रखेगा। अब ये बात मैं अपने बड़ों से पूछ भी नहीं सकती थी। उसकी नौकरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। यह रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी। मेरा होने वाला पति काफी सालों से ही सऊदी में नौकरी कर रहा था। वह अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी छोटी दो बहनें थी। हमारा रिश्ता फोटो देखकर ही तय हो गया था, क्योंकि लड़का सऊदी में नौकरी करता था, इसलिए वह बार बार यहाँ पर नहीं आ सकता था। लड़के वालों की शर्त यह थी कि हमारा बेटा शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान वापस आएगा। दोनों परिवारों की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात मेरे पति से पहली मुलाकात हुई तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मेरे ससुराल भी बस ठीक ठाक ही था। ससुराल का घर थोड़ा छोटा था, लेकिन पति की कमाई अच्छी थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको सऊदी वापस जाना था। और यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3-4 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति साहिल मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी। हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे यह बात तो पता थी कि मेरे पति काफी सालों से सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद 2-3-4 दिन बाद ही वो जाने लगे तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे तो यह नहीं पता था कि वह अचानक इतनी जल्दी सऊदी जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शादी को 1-2 महीने तो यहाँ रुकेंगे, मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लग गए थे। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूंगी। मेरी बात पर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहां पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। शायद वहां पर काम ज्यादा है, इसीलिए बार बार मेरे पास वहां से फोन आ रहा है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस बात पर कि मुझे किसी परदेसी इंसान से शादी ही नहीं करनी चाहिए। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ। और जब घर वापस आए तो मैंने देखा वो लगभग 50-60 बॉटल चमेली के तेल लेकर आए थे और मुझसे कहने लगे कि यह सारी बॉटल मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी चमेली के तेल की बोतल देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहां जाकर इसका क्या करेंगी? ये तो बहुत सारी हैं। इसका भला आपको क्या काम है? और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से पैसे भी भरने पड़ेंगे। वो कहने लगे, अरे नहीं, इस तेल की सऊदी में कमी है, वहाँ जल्दी मिलता नहीं और सऊदी की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं। यह बात मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है
कि वहां पर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सऊदी की औरतें इसको डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती हैं। लगभग हर सऊदी की औरतों के घर में बहुत ज्यादा मात्रा में ये तेल मौजूद रहता है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर जरूर लेकर जाता हूँ। साहिल की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी, लेकिन इस टाइम में सब कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनका सारा सामान पैक किया। मैंने रोते हुए साहिल से कहा कि कितनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। मैं साहिल को देखकर इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। साहिल के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर साहिल कहने लगे, तुम ज्यादा परेशान मत हो, वहां जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी यह सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी दोनों छोटे नंदे बहुत ही ज्यादा चालाक थी। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज्यादा बाहर निकलकर भी नहीं आती थी। मेरी दोनों नंदे हर टाइम मुझ पर निगाह रखती थी। उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाइयों की इतने सालों से जुदाई को बर्दाश्त कर रही हैं। खैर, साहिल मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी उनका फोन आता था, उनकी बहनें फोन पर अपने भाई से मेरी बहुत ज्यादा बुराइयां किया करती थी। वही सब बातों से मैं बहुत तंग आ गई थी। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे। वह रोज मुझसे फोन पर बातें किया करते थे और कहते थे, सरिता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए 3-4 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल मैं उदास हो जाता हूँ। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जिसे मैं सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वहां मुझे अपने पास सऊदी बुला रहे हैं। सारी कार्यवाही कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। यह सुनकर जहां मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी दोनों ननंद के चेहरे का रंग बदल गया था। लेकिन मैंने अपनी नंदों को नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने साहिल से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई भी सामान लेकर आना है? तो साहिल ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए जितना तुमसे हो सके उतनी बोतल चमेली का तेल लेकर आना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तो कुछ टाइम पहले ही साहिल इतने सारी तेल की बोतलें लेकर गए थे, और अब फिर से मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी तेल की बोतलों का ये सऊदी की औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे के सफर के बाद मैं सऊदी अपने पति के पास पहुंच गई थी, मगर एयरपोर्ट पर साहिल को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम तेल लेकर आई हो या नहीं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज्यादा उस तेल की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से उन चमेली के तेल का थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन ना जाने वह तेल किसको देकर आ गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वह मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए थे, वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। अब मुझे उनसे सवाल करने का मौका ही नहीं मिला, और फिर ये बात मैं भूल भी गई थी कि वह तेल का फिर करते क्या है। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में उस चमेली के तेल का कोई जिक्र आया, तो मैंने अपने पति साहिल से पूछा कि आखिर आप तेल किसको देकर आए हो। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और बातों को इधर उधर घुमा दिया। खैर, मैं अपने पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। और इसी तरह दिन गुजरने लगे। हम दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा खुश थे
और इस तरह 2 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे गुजारे थे। 2 महीने किस तरह से अपने पति के साथ हँसी-खुशी गुज़र गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन इन 2 महीने पूरे होते ही मेरे पति मुझसे कहने लगे, "अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस ही हिंदुस्तान चली जाओ।" साहिल की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, "यह कैसे बातें कर रहे हो? आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ सऊदी में ही रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी?" तो वह कहने लगे, "यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। मुझे अपने परिवार का भी खर्चा उठाना है। मेरी माँ बार-बार पैसों के लिए मुझे फ़ोन कर रही है और बहनों की भी स्कूल की फीस जमा करनी है। वह भी मुझे रोज़ फ़ोन पर करके तंग कर रही हैं और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं।" मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर साहिल कहने लगे, "तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी यहाँ पर?" बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने साहिल से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों में चाहे झाड़ू पोछा बर्तन ही क्यों ना करना पड़े, मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। साहिल को मेरी बात मजाक लग रही थी। साहिल काम पर जाने के बाद ही मैंने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ फैमिली में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वह ज्यादातर हिंदुस्तानी फैमिली भी रहती थी और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरतें मेरे काम आ गई थी। 2-3 ऐसी फैमिली थी जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर का काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि सऊदी के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ भारतीय औरतों को ही खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पहली पसंद होता है। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मैं इस बात से बहुत खुश थी और मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही थी। किसी के घर मुझे सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिल गई थी, तो किसी के घर से सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने की नौकरी मिली थी। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें आसानी से मैं अपने पति साहिल के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि कुकिंग में तो शादी से पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट थी मैं यूट्यूब पर देख-देख कर तरह-तरह के खाने बनाती रहती थी और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब साहिल घर पर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने की और साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर रख लिया है, यह बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और कहने लगे, "तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घरों में जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता।" साहिल ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। साहिल की बात सुनकर मैं जोर-जोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने साहिल के दिल को मोम कर दिया था। अब खुद ही वह मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी नंदे ही मेरे पति को बहका रही हैं, मुझे वापस हिंदुस्तान बुलाने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं और मजबूर होकर ही वह मुझे सऊदी से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे थे। लेकिन उनका मुझे भेजने का कोई मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना-धोना मचाया कि साहिल ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं साहिल के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। मैंने खुशी से साहिल को अपने गले से लगा लिया और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन ऑफिस जाते टाइम साहिल ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ में आए
तो ही करना, वरना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और उनके घर से जाते ही जल्दी से मैंने अपने काम से फ्री हुई। और फिर मेरी पड़ोसन मुझे सऊदी की औरतों के घर पर ले गई, जिनके घर तो बहुत बढ़िया थे, अंदर से बिल्कुल महल जैसे लगते थे। देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी मैं। यहाँ के लोगों के घर सच में बहुत ज्यादा हसीन थे, और वहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार और बिहेवियर की थी, अच्छे बिहेवियर की थी। कुछ कुछ औरतें तो हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन हिंदी बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बना कर दूं। लेकिन पहले ही दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई, तो वह दराज में बहुत सारी उस चमेली के तेल की शीशी रखी हुई थी। उस तेल को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतने सारे तेल की बोतल लेकर आई थी। पता नहीं यहाँ की औरतें इतने सारे तेल का आखिर करती क्या हैं। लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे, वह सब हिंदी नहीं जानते थे और ना ही इंग्लिश जानते थे। और साहिल तो पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैंने 1 घंटे में यहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैं 2 घरों का खाना बनाने के लिए चली गई थी, और वहां पर जाकर भी मैंने बिल्कुल यही चीज देखी कि वहां के किचन में तो पहले वाले से भी ज्यादा बोतलें भरी हुई थी। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग जगा उठा था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक औरत किचन में आई, और उसने एक तेल की बोतल निकाली और उसमें कुछ पाउडर जैसा मिलाकर ढक कर रख दिया और उसको उठाकर कोने में रख दिया। मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वह काम वो चोरी चुपके कर रही थी, और मैंने काम करते हुए उसे देख लिया था, जैसे वह नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हुई थी। और मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा था। मैं सारे ही घरों में खाना बनाकर साफ सफाई करके 5-6 घंटे में फ्री हो गई थी, और साहिल के घर लौटने से पहले ही मैं घर चली गई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा। शाम को जब साहिल घर पर आए, तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल पूछे, और मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं। आप चाहो तो मेरी पूरी सैलरी अपने घर पर भेज सकते हो, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूंगी। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे थे। आखिर यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही थी। साहिल रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं सऊदी आई थी, तब से पहली बार वहां मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना आज तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस ना भेज दे। साहिल मुझे अपने साथ एक बड़े से मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए थे। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकान थी, और यहाँ पर तो हर औरत को ढेर सारा सोना पहने हुए थी। पहले कभी किसी और को खुलेआम इतना सोना पहने हुए मैंने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था, शायद सऊदी में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली थी। घर आते टाइम रास्ते में हमें साहिल के दोस्त मिल गए थे। शायद ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। साहिल ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वह लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हूँ, तो उन्होंने मुझे और साहिल को अपने घर पर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। वह लोग भी सऊदी में ही रहते थे, लेकिन उनकी हिंदी काफी अच्छी थी। मैंने उनसे काफी मना भी किया कि हम लोग डिनर पर नहीं जा सकते, लेकिन वह नहीं माने। और जब वो ज्यादा ही जिद करने लगे,
तो मेरे पति ने उनके डिनर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों में काम किया और खाना बनाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी रेडी हो गई। साहिल भी मुझसे ये कह के गए थे कि वह जल्दी ही काम से लौट आएंगे और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर जाएंगे। साहिल के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा वेलकम किया था। साहिल के दोस्त का घर तो मैं देखती ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उससे कई गुना खूबसूरत था। उनके दो प्यारे से बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी छोटी सी 6 महीने की थी। छोटी बेटी को देखते ही मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया था। साहिल के दोस्त की पत्नी का नाम किरण था। वो किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उन्हीं के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आती हूँ। मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, और फिर मैंने उनकी मदद करवाना शुरू कर दी। और तभी मेरी नज़र किरण भाभी के किचन में रखी हुई तेल की बोतलों पर पड़ी। उन्होंने भी तेल को एक डिब्बे में रखा हुआ था। डब्बा ट्रांसपेरेंट था, इसी वजह से मुझे उसके अंदर की चीज दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर यहाँ सऊदी की औरतें इस तेल का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि मैं इस तेल का राज आज इनसे पूछ ही लेती हूँ। मगर किरण से पूछने पर मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। किरण का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ लिया, यह चमेली का तेल यहाँ पर क्यों रखे हुए हो? आखिर आप लोग इतने सारे तेल का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो चमेली का तेल इतनी ज्यादा तादाद में किचन में नहीं रखा जाता। मेरी यह बातें सुनते ही किरण के चेहरे का रंग बदल गया और तेल के डिब्बे को उठाकर कबर्ड में रख दिया। उसका अंदाज भी बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वो खाना बनाने में लग गई, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। किरण ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम लोगों ने परमिशन लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते मेरे दिमाग में वही बात चलती रही थी। साहिल ने मेरा गुमसुम चेहरा देखा। तुम पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने साहिल से सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने यहाँ पर काफी घरों में वो चमेली के तिल को बहुत ज्यादा तादाद में देखा है, और आज किरण भाभी के किचन में भी मैंने बहुत ज्यादा चमेली के तिल को देखा था। आखिर इसका राज क्या है? आखिर यहाँ को औरतें इतने सारे तिल का क्या करती हैं? मुझे तो ये राज जानने की अब बड़ी इच्छा हो रही है, मगर मुझे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे इसकी सच्चाई बता सके। मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें इस तेल का कुछ भी करती हो, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था। साहिल ने कहा कि चलो, मैं ही तुम्हें पता करके इस बारे में बताता हूँ और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छे तरीके से जम गया था। मुझे वहाँ के लोगों में घरों में खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माता पिता की मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन फोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं साहिल के पास आ गई थी, मेरी माँ को भी बहुत सुकून हो गया था। मैं सऊदी में पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं हो रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम किया करती थी, वो लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ होती थी, और जिनके घरों में सफाई किया करती थी, वहां पर भी मेरी खूब तारीफ हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से काम किया करती थी।
खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता था। 2-3 टाइप की डिशेज़ थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनानी होती थी। कुछ दिन गुज़रे, एक दिन साहिल ऑफ़िस से घर आए, तो मुझसे कहने लगे, मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी सी चाय बना दो। आज साहिल का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिसकी वजह से आप बड़े फ्रेश लग रहे हो। साहिल ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। आज तुम जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर फुर्सत से मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म करने वाला हूँ और तुम्हें उस तेल का राज बताता हूँ। मुझे आज उस चमेली के तेल के राज के बारे में पता चल गया है। मैं इस राज को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उनके पास आराम से जाकर बैठ गई। साहिल ने मुझे बताया कि सऊदी की औरतें यह नहीं चाहती कि यह राज कभी किसी को पता चले। इस टोटके का इस्तेमाल उनके पुराने जमाने से चला आ रहा है और वह इसे अपने तक ही रखना चाहती हैं। इसलिए किरण भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। साहिल की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी। साहिल कहने लगे कि हर जगह की अपनी अपने अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर जगह के अपने अपने अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती और जो चीज इंडिया में होती है वो यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह चमेली के तेल का जो इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि सऊदी की औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का फायदा हासिल करती हैं, जो बहुत हैरान कर देने वाली है। मैं साहिल की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। साहिल ने बताया कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इसके बारे में जानकारी हो गई तो हर घर में ये तेल नजर आने लगेंगे। मैंने अपने पति को घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दो, कितना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात सुनकर साहिल ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। अपनी 26 साल की जिंदगी में मैंने आज तक चमेली के तेल का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से साहिल से पूछा, क्या आप सच कह रहे हो? साहिल कहने लगे, हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैंने अपने सऊदी में रहने वाले बहुत करीबी दोस्त से इस बारे में पता किया है और उसने ही मुझे यह राज बताया है। मेरा दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से तेल लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। इससे काफी मुझे प्रॉफिट होता है क्योंकि यहाँ पे ये तेल बहुत ज्यादा महंगा है और इतना ज्यादा इस्तेमाल होने पर यहाँ पर आसानी से मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं जब भी इंडिया जाता हूँ तो बाहर से इस तेल को लेकर जरूर आता हूँ और यहाँ पर महंगे दामों में बेच देता हूँ। यहाँ के लोग महंगे दाम में भी इसे आसानी से खरीद लेते हैं। और साहिल ने मुझे बताया कि सऊदी की औरतें पहले एक खास तरह की दवाई तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। ये लोग इस चमेली के तेल में कुछ सामान मिलाकर यह दवाई तैयार करती हैं और फिर इस तेल को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख दिया करती थी और उसी तेल को अपने पेट पर मलती हैं और साथ ही इस तेल को ये औरतें दवा के रूप में पीती भी हैं। इस दवाई के सेवन को लगातार 9 महीने तक करती हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। जो सऊदी की औरतें पूरी लगन से उस दवाई को पीती हैं और तो और यह दवाई इसलिए भी काम आती है कि जो औरतें इस दवाई को निहार मुंह 3 महीने तक पीती हैं उनके पास खूबसूरत बच्चा तो होगा ही, लेकिन बेटा ही पैदा होगा। इस दवाई को पीने से बेटे की ही पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी और साहिल ने ठीक कहा था कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब के सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करने लग जाती। मगर मुझे यह समझ नहीं आता था कि सऊदी की औरतें इस बात को इतना ज्यादा छुपाती क्यों हैं। मेरी बात सुनकर वे कहने लगे, हर किसी की अपनी अलग अलग तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बच्चा पैदा करने का टोटका संभाल कर रख रही हैं।
उन्हें लगता है कि किसी को बताने से उनका यह टोटका खराब हो जाएगा। साहिल की बात सुनकर मैं अफसोस भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो फिटकरी भी नहीं है। मैं अफसोस भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो चमेली का तेल भी नहीं है और ना ही मुझे यह दवाई बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर साहिल हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे बस एक बच्चे की चाहत है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल की सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटे की इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं अभी तक घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में एक घर की मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने हिसाब से उनका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया था और हैरत की बात यह थी कि उस औरत ने बेटे को ही जन्म दिया था। शायद उनकी बनाई हुई दवाई काम आ गई थी। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी गुड न्यूज़ दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई दवा का इस्तेमाल नहीं किया था और मैं पूरे के पूरे 9 महीने बिल्कुल फिट रही थी। 9 महीने बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा भी बेटा ही पैदा हुआ था। मैंने तो ऐसी कोई भी दवाई नहीं ली थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे बेटे से नवाज दिया था। बेटा या बेटी, यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा बेटा पैदा करने के टोटके अपनाते रहते हैं। सऊदी की औरतें भी ऐसे ही टोटकों के चक्कर में आज तक फंसी हुई हैं। दोस्तों, क्या आप लोग भी बेटे के लिए किसी ऐसे ही टोटके का इस्तेमाल करते हैं या अपने आसपास किसी को बेटी की इच्छा में इस तरह के जादू टोने टोटके के किसी बाबा के पास जाते हुए देखते हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यह सारे काम बिल्कुल ही गलत है। ऊपर वाला हमें बेटा दे या बेटी, उससे क्या फर्क पड़ता है। खास बात तो यह है कि हम बे औलाद नहीं हैं, वरना कितनों को तो माँ बाप बनने का सुख भी नहीं मिलता। ऊपर वाला हमें औलाद से नवाज रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। बेटा या बेटी कुछ नहीं होता, औलाद होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति साहिल के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैंने सऊदी की औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बेटा होने के लिए वह लोग इतना ज़्यादा टोटकों का इस्तेमाल किया करती थी। बेटी होने के लिए भी तो लोग टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो बेटियां बहुत पसंद है और मैं दुआ करती हूँ कि अगली होने वाली औलाद ऊपर वाला मुझे बेटी ही दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।